भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 जो उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की रक्षा, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट से संबंधित है। धारा 528 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की रक्षा। यह धारा आपराधिक न्याय प्रणाली में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियों इनहेरेंट पावर्स के महत्व को रेखांकित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि यह संहिता कानून इन शक्तियों को न तो सीमित करती है और न ही प्रभावित करती है। इस संहिता में कुछ भी ऐसा नहीं समझा जाएगा कि वह उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित करता है या प्रभावित करता है, ताकि ऐसे आदेश दिए जा सकें जो 1. इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, या 2. किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों, या 3. अन्यथा न्याय के उद्देश्यों एंड्स ऑफ जस्टिस को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हों। सरल शब्दों में समझने के लिए, अंतर्निहित शक्तियां क्या हैं? ये वे शक्तियां हैं जो किसी न्यायालय को कानून द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई होती हैं, लेकिन न्याय करने, अपनी प्रक्रिया को नियंत्रित करने और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से आवश्यक मानी जाती हैं। ये शक्तियां अदालतों को लचीलापन प्रदान करती हैं ताकि वे उन स्थितियों को संभाल सकें जो कानून में सीधे तौर पर वर्णित नहीं हैं। और इस धारा का उद्देश्य, यह धारा स्पष्ट करती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो आपराधिक प्रक्रिया का विस्तृत कानून है, उच्च न्यायालय की इन असाधारण और स्वाभाविक शक्तियों को कम या समाप्त नहीं करती है। उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कब कर सकता है? उच्च न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग तब कर सकता है जब उसे लगे कि ऐसे आदेश देना आवश्यक है। 1. संहिता के किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए। यदि संहिता के तहत कोई आदेश पारित किया गया है, लेकिन उसे लागू करने या प्रभावी बनाने में कोई बाधा आ रही है, तो उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके उस बाधा को दूर करने के लिए आदेश दे सकता है। 2. किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। यदि कोई व्यक्ति या पक्ष अदालत की प्रक्रिया का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जैसे अनावश्यक याचिकाएं दायर करना, उत्पीड़न के लिए मामले दर्ज करना, कानूनी प्रक्रिया को बाधित करना, तो उच्च न्यायालय इस दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। 3. अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। यह सबसे व्यापक आधार है। यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि किसी मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए या किसी गंभीर अन्याय को रोकने के लिए कोई विशेष आदेश देना आवश्यक है, भले ही उस आदेश के लिए संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान न हो, तो वह अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से कई झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, तो उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके उन मामलों को रद्द कर सकता है ताकि न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके। और यदि निचली अदालत ने कोई ऐसा आदेश पारित किया है जिससे स्पष्ट अन्याय हो रहा है और उसके खिलाफ अपील या पुनरीक्षण का कोई सीधा रास्ता नहीं है, तो उच्च न्यायालय न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। महत्व, न्यायपालिका की अंतिम रक्षक। यह धारा उच्च न्यायालय को न्याय का अंतिम रक्षक बनाती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कानून की तकनीकीताओं के कारण न्याय से इनकार न हो। लचीलापन और अनुकूलनशीलता। यह न्याय प्रणाली में आवश्यक लचीलापन प्रदान करती है, जिससे न्यायालय ऐसी स्थितियों का सामना कर सके जिनकी कानून बनाने के समय कल्पना नहीं की गई थी। अन्याय को रोकना। यह अदालतों को उन स्थितियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति देती है जहां अन्यथा गंभीर अन्याय हो सकता है। विधि के शासन को बनाए रखना। यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग वैध उद्देश्यों के लिए ही हो, न कि उत्पीड़न या अनुचित लाभ के लिए। संक्षेप में, धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बावजूद उच्च न्यायालय की
उन विशेष शक्तियों को सुरक्षित रखती है जो उसे कानून के आदेशों को प्रभावी करने, न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और हर हाल में न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 529, जो न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का सतत अधीक्षण कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज कंटिन्यूअस सुपरिंटेंडेंस ओवर कोर्ट्स से संबंधित है। धारा 529, न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का सतत अधीक्षण कर्तव्य। यह धारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पर एक महत्वपूर्ण कर्तव्य ड्यूटी अधिरोपित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों यानी सत्र न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामलों का निपटारा तेजी से, एक्सपीडिशियस और उचित तरीके से प्रॉपर हो। प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सत्र न्यायालयों कोर्ट्स ऑफ सेशन और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स पर अपना अधीक्षण सुपरिंटेंडेंस इस प्रकार करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का त्वरित और उचित निपटारा, एक्सपीडिशियस एंड प्रॉपर डिस्पोजल हो। सरल शब्दों में समझने के लिए, उच्च न्यायालय का कर्तव्य, हर उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अपने नीचे काम करने वाले आपराधिक न्यायालयों, जो सत्र न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं, पर लगातार निगरानी, सुपरिंटेंडेंस रखे। निगरानी का उद्देश्य, इस निगरानी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 1. मामलों का त्वरित निपटारा हो, यानी मुकदमे और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं बिना अनावश्यक देरी के तेजी से पूरी हों। 2. मामलों का उचित निपटारा हो, यानी न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों द्वारा लिए गए निर्णय कानून के अनुसार निष्पक्ष और सही हों। अधीक्षण सुपरिंटेंडेंस में क्या शामिल है? यह सिर्फ बैठकों और रिपोर्टों तक सीमित नहीं है। इसमें शामिल हो सकता है अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की नियमित समीक्षा, मामलों के लंबित रहने के कारणों की पहचान करना और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाना, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को निर्देश और दिशा निर्देश जारी करना, उनकी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार के सुझाव देना, न्यायिक संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना, न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना। महत्व, त्वरित न्याय, यह भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि उच्च न्यायालय इस अधिकार को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाए। प्रशासनिक दक्षता, यह न्यायिक प्रशासन में दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। यह निचले स्तर के न्यायालयों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। न्यायिक अखंडता, यह सुनिश्चित करती है कि मामलों का निपटारा केवल तेजी से ही न हो, बल्कि सही और निष्पक्ष तरीके से भी हो, जिससे न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहे। न्यायिक पदानुक्रम, यह न्यायिक पदानुक्रम में उच्च न्यायालय की सर्वोच्च प्रशासनिक और पर्यवेक्षी भूमिका को स्थापित करती है। संक्षेप में, धारा 529 उच्च न्यायालयों पर अपने अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों पर सतत और प्रभावी निगरानी रखने का कर्तव्य डालती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामलों का निपटारा न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों द्वारा तेजी से और उचित तरीके से हो, जिससे न्याय प्रणाली की दक्षता और जनता का विश्वास बना रहे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 533, जो विचारण और कार्यवाहियों का इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित किया जाना, ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, से संबंधित है। धारा 530, विचारण और कार्यवाहियों का इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित किया जाना, यह धारा भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाती है। यह स्पष्ट करती है कि इस संहिता के तहत सभी विचारण, ट्रायल्स, जांच, इंक्वायरीज और अन्य कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आयोजित की जा सकती हैं। इस संहिता के अधीन सभी विचारण, जांच और कार्यवाहियां, जिनमें समन और वारंट का जारी करना, तामील और निष्पादन,
II शिकायतकर्ता और गवाहों की परीक्षा, II जांच और विचारण में साक्ष्य का अभिलेखन, और IIV सभी अपीलीय कार्यवाही या कोई अन्य कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक संचार या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जा सकती है। सरल शब्दों में समझने के लिए, क्या इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है? इस धारा के तहत सभी प्रकार की आपराधिक प्रक्रियाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकती हैं। इसमें शामिल हैं: 1. समन और वारंट, इन्हें जारी करना, लोगों तक पहुंचाना, तामील करना और उन्हें लागू करना, निष्पादन। 2. शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच, कोर्ट में शिकायतकर्ता और गवाहों से सवाल जवाब करना। 3. साक्ष्य दर्ज करना, जांच और मुकदमे के दौरान सबूतों को रिकॉर्ड करना। 4. अपीलीय और अन्य प्रक्रियाएं, ऊपरी अदालतों में अपील सुनना या कोई भी अन्य कानूनी प्रक्रिया। कैसे होगा इलेक्ट्रॉनिक मोड में? ये सभी कार्य निम्नलिखित माध्यमों से हो सकते हैं। 1. इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग, इसमें ईमेल, सुरक्षित संदेश प्रणाली या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हो सकते हैं। 2. ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे जूम, गूगल मीट या अन्य ऑडियो विजुअल तकनीकें शामिल हैं। उदाहरण: एक मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समन जारी कर सकता है और समन की तामील ईमेल या एक सुरक्षित डिजिटल पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। एक गवाह जो किसी दूर दराज के इलाके में रहता है या यात्रा करने में असमर्थ है, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने की अनुमति दी जा सकती है। जांच अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से बयान दर्ज कर सकते हैं और इन बयानों को डिजिटल रूप से संग्रहित किया जा सकता है। अपील की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकती है, जिसमें जज, वकील और अन्य पक्ष अलग अलग स्थानों से जुड़ सकते हैं। महत्व: न्याय तक पहुंच में सुधार, यह भौगोलिक बाधाओं को दूर करता है, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए। त्वरित न्याय, प्रक्रियाओं को डिजिटल करके समय और संसाधनों की बचत होगी, जिससे मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। लागत में कमी, यात्रा और अन्य भौतिक खर्चों में कमी आएगी, जिससे न्याय अधिक सुलभ और किफायती बनेगा। सुरक्षा, यह कैदियों की आवाजाही से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को कम करता है, क्योंकि उन्हें शारीरिक रूप से अदालत में पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। आधुनिकीकरण, यह भारतीय न्याय प्रणाली को आधुनिक तकनीकों के साथ एकीकृत करता है, जिससे यह अधिक कुशल और प्रभावी बनती है। पारदर्शिता और रिकॉर्ड की सटीकता, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और संचार से पारदर्शिता बढ़ सकती है और डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। संक्षेप में, धारा 530 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सभी आपराधिक विचारणों, जांचों और कार्यवाहियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल संचार से आयोजित करने की अनुमति देती है। यह न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने, उसे अधिक सुलभ, कुशल और त्वरित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531, जो निरसन और व्यावृत्तियों, रिपील एंड सेविंग्स से संबंधित है। यह धारा नई संहिता के लागू होने पर पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC के प्रभाव और संक्रमणकालीन प्रावधानों को स्पष्ट करती है। धारा 531 निरसन और व्यावृत्तियां, पुराने कानून को खत्म करना और नए के प्रभाव को समझाना। यह धारा बताती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू होने पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे पहले CRPC के नाम से जाना जाता था, का क्या होगा और कैसे पुराने लंबित मामलों और पहले से किए गए कार्यों को संभाला जाएगा। 1. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का निरसन रद्द करना। 1. दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का 2 इसके द्वारा निरसित की जाती है। सरल शब्दों में इसका सीधा मतलब है कि पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे 1974 का अधिनियम संख्या 2 भी कहा जाता है, को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अब यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। 2. निरसन के बावजूद कुछ प्रावधानों का जारी रहना, बचाव खंड 2
ऐसे निरसन के बावजूद यदि इस संहिता के लागू होने की तारीख से ठीक पहले कोई अपील, आवेदन, विचारण, जांच या अन्वेषण लंबित था, तो ऐसी अपील, आवेदन, विचारण, जांच या अन्वेषण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का 2 के प्रावधानों के अनुसार ही निपटाया जाएगा, जारी रखा जाएगा, आयोजित किया जाएगा या किया जाएगा, जैसा कि ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले लागू था, जिसे इसके बाद उक्त संहिता कहा जाएगा, जैसे कि यह संहिता लागू ही न हुई हो। सरल शब्दों में, यदि नई संहिता के लागू होने से ठीक पहले, यानी 1 जुलाई 2024 से पहले, कोई भी आपराधिक मामला जैसे अपील, आवेदन, मुकदमा, जांच या पुलिस जांच पहले से ही चल रहा था या लंबित था, तो उन मामलों पर पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 1977 के नियम ही लागू होंगे। उन मामलों को ऐसे ही चलाया जाएगा जैसे कि नई संहिता आई ही न हो। यह सुनिश्चित करता है कि लंबित मामलों में प्रक्रिया अचानक न बदले और मुकदमे बाधित न हो। बी, उक्त संहिता के अधीन प्रकाशित सभी अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशंस, जारी की गई उद्घोषणाएं, प्रोक्लेमेशंस, प्रदत्त शक्तियां, पावर्स, नियमों द्वारा प्रदत्त प्रारूप, फॉर्म्स, परिभाषित स्थानीय क्षेत्राधिकार, लोकल जुरिस्डिक्शंस, पारित दंडादेश, सेंटेंसेस और किए गए आदेश, नियम और नियुक्तियां विशेष मजिस्ट्रेटों के रूप में नियुक्तियों को छोड़कर और जो इस संहिता के प्रारंभ से ठीक पहले बल में हैं, उन्हें क्रमशः इस संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन प्रकाशित, जारी, प्रदत्त, निर्दिष्ट, परिभाषित, पारित या किया गया समझा जाएगा। सरल शब्दों में, पुरानी संहिता के तहत जो भी काम पहले से हो चुके थे और जो नई संहिता के लागू होने से ठीक पहले मान्य और प्रभावी थे, वे सभी काम नई संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत ही किए गए माने जाएंगे। इसमें सरकारी सूचनाएं, घोषणाएं, अदालतों को दी गई शक्तियां, कानूनी दस्तावेजों के प्रारूप, अदालतों के अधिकार क्षेत्र की परिभाषाएं, दिए गए फैसले, आदेश, नियम और न्यायिक नियुक्तियां विशेष मजिस्ट्रेटों को छोड़कर शामिल हैं। इसका मतलब है कि पुरानी संहिता के तहत किया गया कोई भी वैध कार्य अपनी वैधता नहीं खोएगा, बल्कि नई संहिता के तहत स्वतः जारी रहेगा। सी, उक्त संहिता के अधीन दी गई कोई भी मंजूरी, सैंक्शन या सहमति, कंसेंट, जिसके अनुसरण में उस संहिता के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई थी, उसे इस संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन दी गई समझी जाएगी और ऐसी मंजूरी या सहमति के अनुसार में इस संहिता के अधीन कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। सरल शब्दों में, यदि पुरानी संहिता के तहत कोई मंजूरी या सहमति, जैसे किसी अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन उस मंजूरी के आधार पर अभी तक कोई मुकदमा शुरू नहीं हुआ था, तो उस मंजूरी या सहमति को नई संहिता के तहत दी गई मंजूरी या सहमति माना जाएगा। अब उस मंजूरी के आधार पर नई संहिता के तहत मुकदमा शुरू किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि वैध मंजूरियां बेकार न जाएं। 3, परिसीमा काल का अपवाद, नया कानून पुराना समय नहीं बढ़ाएगा। 3, जहां उक्त संहिता के अधीन किसी आवेदन या अन्य कार्यवाही के लिए निर्दिष्ट अवधि इस संहिता के प्रारंभ पर या उससे पहले समाप्त हो गई थी, वहां इस संहिता में कुछ भी ऐसा नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे किसी आवेदन को करने या इस संहिता के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करने में सक्षम बनाता है, केवल इस तथ्य के कारण कि इसके लिए एक लंबी अवधि इस संहिता द्वारा निर्दिष्ट है या इस संहिता में समय के विस्तार के लिए प्रावधान किए गए हैं। सरल शब्दों में, यदि पुरानी संहिता के तहत किसी काम, जैसे कोई आवेदन या मुकदमा शुरू करने के लिए दी गई समय सीमा, परिसीमा काल, नई संहिता के लागू होने से पहले ही समाप्त हो चुकी थी, तो नई संहिता में दी गई लंबी समय सीमा या समय बढ़ाने के प्रावधानों का उपयोग करके उस काम को शुरू नहीं किया जा सकता। उदाहरण, यदि पुरानी संहिता के तहत किसी अपराध के लिए मुकदमा शुरू करने की समय सीमा 1 जनवरी 2024 को समाप्त हो गई थी और नई संहिता 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, जिसमें उस अपराध के लिए लंबी समय सीमा दी गई है, तो भी आप 1 जुलाई 2024 के बाद उस मुकदमे को शुरू नहीं कर सकते। पुरानी समय सीमा समाप्त होने पर मामला बंद माना जाएगा। यह समयबद्ध मामलों में कानूनी निश्चितता बनाए रखता है। इस धारा का समग्र महत्व। धारा 581,
भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़े कानूनी परिवर्तन के दौरान संक्रमण ट्रांजिशन को प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करती है कि पुराने कानून का अंत, पुरानी संहिता को स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया जाए। लंबित मामलों की निरंतरता, चल रहे मामलों को बिना किसी बाधा के पुरानी प्रक्रिया के तहत पूरा किया जा सके। पुरानी कानूनी कार्रवाइयों की वैधता, पुरानी संहिता के तहत किए गए वैध कार्यों और आदेशों की वैधता बनी रहे। कानूनी निश्चितता, समय सीमा के समाप्त होने जैसे मामलों में अनावश्यक अनिश्चितता या दुरुपयोग न हो। यह धारा कानून के शासन के सिद्धांत को बनाए रखती है, विशेष रूप से कानून में बदलाव की स्थिति में।